कर खुद ही को बुलंद इतना कि कुछ पाना है, फिर क्या रह जाएगा दुनिया में जब हाथ नहीं आना है। अपने आप को इतना बुलंद कर दो अगर आपको कुछ पाना है कि वह चीज आपको मिल जाए। अगर दुनिया में आपके हाथ ही कुछ नहीं आएगा तो फिर दुनिया में क्या रह जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम इतिहास की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का वन शॉर्ट वीडियो है, जिसमें पूरा एक वीडियो में पूरा लेक्चर समाप्त होने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु वैली या इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, शुरुआत किए थे हम लोग धातु युग। इसके पहले जो पढ़े थे वहाँ पर पढ़े थे मेटल एज। मेटल एज में हमने देखा था कि सबसे पहले जो पाषाण युग हुआ था, नव पाषाण काल में जब कृषि का विकास हुआ, उसके बाद वहां पर धीरे धीरे पत्थरों के औजार के साथ साथ तांबे के औजार का भी प्रयोग होने शुरू हो गया था। तो उस संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति कहा गया था। उसके बाद जब लोगों को तांबे के साथ साथ एक नई धातु बनाना सीख गए थे, जिसे कांस्य युग कहा जाता है, कांसा धातु कहा जाता है, तो उस धातु का प्रयोग किया जाने लगा तो कांस्य युग कहलाया या कांस्य संस्कृति कहलाया। इसमें होता क्या था, इसमें तांबा में टिन मिलाया जाता था। तांबा में टिन मिलाकर लोग कांसा बनाते थे और कांसा थोड़ा मजबूत धातु होता था, तो इस धातु का प्रयोग हड़प्पा वासी करते थे। तो कांस्य युगीन सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है, इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो हथियार बनना शुरू हो गए थे वो तांबा और टिन मिलाकर एक नई धातु कांसा बनाया जाता था। उस कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा या इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, या इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसी को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के इतिहास में या एशिया में ये ऐसी पहली सभ्यता थी जो नगर के रूप में विकसित हुई। अभी हम देखेंगे कि सभ्यता होता क्या है। तो अभी बेसिकली ये देखते, ये जो हमारा क्षेत्र है ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, जहाँ पे हड़प्पा फली फूली। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में हम अभी आगे देखेंगे। इसके पहले इसका लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन जैसे ये है इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत में यहाँ से उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद ये पाकिस्तान का क्षेत्र और इधर अफगानिस्तान का क्षेत्र, ये पूरा कवर करता हुआ ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था। यहाँ पर पूरे में हड़प्पा संस्कृति फली फूली। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पश्चिम वाले क्षेत्र में आप देखा जाए तो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, जिसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब जो नदियाँ हैं, इन नदियों के किनारे ये पूरी सभ्यता फली फूली और विकसित हुई। जिससे यहाँ पे राखी गढ़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पे कालीबंगा देख रहे हैं, हड़प्पा ये जो पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये मोहनजोदड़ो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये पूरा सभ्यता आगे बढ़ी। इन सभ्यता पे चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि उस समय देखिए कुछ और सभ्यताएं थी। 3 सभ्यताएं मानी जाती हैं दुनिया में। 3 सभ्यताओं का प्राचीन काल में उदय हुआ था। एक था मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी ये ईरान और सीरिया वाले क्षेत्र में, ईरान प्लस सीरिया के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा ये पूछ लेगा, ईरान और सीरिया के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदी के पास। दजला एवं फरात नदी, दजला एवं फरात नदी, ये ध्यान दीजिएगा, इसके किनारे ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय होता है। लगभग 4000 ईसा पूर्व पहले की बात है। तो सबसे पुरानी सभ्यताओं में ये गिनी जाती है। उसके बाद आता है जो 3000 ईसा पूर्व पहले जो फली फूली थी, वो मिस्र की सभ्यता थी। नील नदी के किनारे इस सभ्यता का उदय जो हुआ था वह नील नदी के किनारे हुआ था। ये मिस्र यानी कि अफ्रीका वाले क्षेत्र में जो इजिप्ट देश है, मिस्र देश है, वहां पर ये सभ्यता फली फूली। और इन्हीं ये भी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और इसी के आसपास लगभग 2000 ईसा पूर्व में जो सभ्यता सबसे अपने
चरम दौर पर थी, समृद्ध दौर पे थी, परिपक्व दौर पे थी, वह थी सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये 2000 ईसा पूर्व की पहले की बात है। तो ये 3 सभ्यताएं जो प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, ये उनकी चर्चा है। आखिर सभ्यता होता क्या है, क्यों इनको सभ्यता का नाम दिया गया? तो सभ्यता के मायने क्या है कि शासन या प्रशासन का कोई रूप होना चाहिए, एक जटिल समाज होगा, उसके समाज के कार्यकलापों के लिए प्रबंधन हेतु कुछ नियम होंगे, कानून होंगे। नगरीकरण की योजना, प्रमुख योजना जो होगी नगरीकरण, नगर निर्माण किस तरह से होगा, नगरों का विकास कैसा है, वहाँ जल प्रबंधन और जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के शिल्प कौशल होने चाहिए, जैसे पत्थरों और धातुओं का प्रबंधन, आभूषण, माल तैयार करना, आभूषण तैयार करना, उपकरणों का निर्माण करना, व्यापार होना चाहिए उच्च कोटि का, लेखन का कोई रूप होना चाहिए, लेखन शैली होनी चाहिए, और जीवन और विश्व के बारे में जो सांस्कृतिक विचार, जैसे हमारी कला, स्थापत्य, साहित्य, ये सब रीति रिवाज परंपराएं जो एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान हो। कृषि उत्पादकता, कृषि सिर्फ गांव तक ही नहीं होती बल्कि नगरों में भी तो भोजन उपलब्ध हो सके। तो ऐसी कृषि जो सिर्फ गांव तक सीमित ना हो, उसका प्रभाव नगर तक पड़े, नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। तो ये पूरी व्यवस्था जो होती है, ये सभ्यता, इसी को कहा जाता है सभ्यता। ये जब लेखन कला का विकास होता है, नगरों का निर्माण होता है, जल निकास प्रणाली अच्छी होती है, जल की व्यवस्था बढ़िया होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वहां पर एक सभ्यता का विकास हुआ। उसी तरह से देखिए, सबसे पहले जो सभ्यता का विकास यहाँ पर भारत में होता है, वह होती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा देखिए हुआ क्या कि पंजाब वाला जो क्षेत्र था, पंजाब वाले क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। चार्ल्स मैसन ने इधर ध्यान दिया, लेकिन सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ये अंग्रेज था, इसने इस पर ध्यान दिया कि कोई टीला है। टीला का मतलब क्या कि कोई ऐसी चीज जो ऐसे ऊंचा सा हो जाए, सामान्य भूमि से ज्यादा ऊंचाई दिखाई दे, इस पे कई वस्तुएं के ढेर लग जाएं और ये मिट्टी से दब जाए, इसी को टीला कहते हैं। तो इस टीले की तरफ चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने पहले पहल ध्यान दिया था, लेकिन कोई खास इस पे जोर नहीं दिया, इसलिए उसको इसने दिमाग से निकाल दिया। फिर उसके बाद उसके 25-26 साल बाद 1853 में वहां पे रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तो कनिंघम महोदय के निर्देशन में रेलवे लाइन जो बिछ रही थी, तो यहाँ से इन्होंने बहुत से ईंटें उखाड़ ले गए, बहुत से ईंटें ले गए और रेलवे लाइन में बिछा दिए। बहुत से उस जगह से लोग ईंटें ले गए, उनको लगा कि ये तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कोई चीज है, ईंटें मिल गई हैं, ले गए, घर बना लिए। तो इस तरह से ये बहुत सभ्यता नष्ट हो गई, क्योंकि लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि ये क्या चीज है। बाद में क्या होता है, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने यहाँ पर खुदाई किया। जब खुदाई किया 1921 ईस्वी में, तो उसे पूरा का पूरा एक शहर मिल गया हड़प्पा नामक जगह पे। ये रावी नदी के तट पर, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये यहाँ पर मैं इसको साफ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये वाले क्षेत्र में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है हड़प्पा, ये तो यहाँ पर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी यहाँ पर जब खुदाई किया, तो उसको देखा कि ये तो नीचे पूरा शहर बसा हुआ है। तो सबसे पहला पहल जो 1921 में खोजा गया था, वह यही हड़प्पा शहर खोजा गया था, जो कि तो 1921 में ये हड़प्पा की खोज हुई और इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद अगले ही साल 1922 में राखाल दास बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। वहां पर खुदाई किया जो सिंधु नदी के किनारे था।
उसी के आसपास। तो यहाँ पर भी पूरा शहर उसी हड़प्पा के जैसा देखने को मिला। तो ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा जो उससे भी बड़ा, हड़प्पा से भी बड़ा स्थल देखने को मिला वह मोहनजोदड़ो था। ठीक, लेकिन हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था 1921 में, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह तांबा और टिन की धातुओं से एक कांसा एक धातु बनाया गया, जिसका प्रयोग हड़प्पा वासी करते थे। सरस्वती सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया सरस्वती सभ्यता? क्योंकि यहाँ पर उस वाले क्षेत्र में पहले सरस्वती नदी, कहा जाता है कि सरस्वती नदी बहती थी। तो अब ये सरस्वती नदी कोई और नदी नहीं है, यही घग्गर और हकरा नदी। घग्गर और हकरा, इंडिया में घग्गर बोलते हैं और हकरा जो होता है इसको पाकिस्तान में हकरा नदी बोलते हैं। तो ये नदी यहाँ पर बहती थी, जिसके कारण यहाँ पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यताओं की कड़ी में अगर हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो ये अचानक से नगरों का निर्माण नहीं हो गया था, ये अलग अलग चरणों में इसका विकास हुआ था। शुरुआती चरण में क्या था, जिसे 3 चरणों में बांट के देखा जाता है। एक तब जब धीरे धीरे यहाँ पे गांव का निर्माण हो रहा था, घर बन रहे थे। शुरुआती स्थिति में जो ग्रामीण हड़प्पा थी, ग्रामीण रूप में धीरे धीरे बन रहा था। जैसे आज जहाँ गांव है धीरे धीरे वहाँ शहर बनता जा रहा है। तो ये प्रारंभिक हड़प्पा 6000 से 2600 ईसा पूर्व के आसपास, इसको जो टाइम पीरियड दिया गया, कालक्रम दिया गया 6000 से 2600 ईसा पूर्व में, जब हड़प्पा के जहाँ पर है वहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्र विकसित हुए थे। द्वितीय चरण 2600 से लेकर 1900, अब ये गांव नगरों में बन गए, शहर बन गए, कस्बे बन गए। तो इनको परिपक्व हड़प्पा या समृद्ध हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। और तृतीय चरण जो है, जो 1900 से 1300, ये पतन का काल होता है। हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं, यहाँ के घर मिट्टी में दफन हो जाते हैं। तो इस काल को उत्तर हड़प्पा या परवर्तीवाद वाली हड़प्पा के नाम से जाना गया। तो ये 3 चरण, यानी कह सकते हैं कि 6000 साल पहले ईसा पूर्व के 6000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत हो गया था। और 1300 साल पहले, ईसा पूर्व 1300 साल, हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो क्या कारण रहे होंगे, उन एक एक कारणों की हम चर्चा करेंगे। पहले सबसे पहले देखते हैं ये प्रारंभिक चरण। ये आप एक मैप देख रहे हैं, ये हड़प्पा के वो स्थल हैं जहां पर हड़प्पा जो खोजा गया नगर के रूप में, वहां पहले इस तरह से आमरीनाल और ये दम्ब सादात, कोट दीजी, ये सिंध का क्षेत्र और ये सिसवाल का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में ये जो डॉट 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 ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे गांव विकसित हुए थे। शुरुआत जो 6000 से 2600 ईसा पूर्व के बीच। तो ये प्रारंभिक चरण में एक ग्रामीण हड़प्पा थी। उसके बाद देखिए कई हजार सालों तक, लगभग 4000 सालों तक ये गांव के रूप में रहे। उसके बाद 2600 के बाद इसमें क्या होता है, नगरों का विकास शुरू होता है। ये आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी जा रही है, ये रावी नदी जा रही है, ये रावी नदी, इसी रावी नदी के तट पर यहाँ पे हड़प्पा है। और ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के दाहिनी ओर यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको सूतकांगेडोर दिख रहा है, यहाँ पे कश्मीर में आपको मांडा दिख रहा है। इधर और जाएंगे महाराष्ट्र की ओर तो आपको दैमाबाद दिखेगा, दैमाबाद दिखेगा। इधर जाएंगे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आलमगीरपुर दिखेगा, आलमगीरपुर। तो ये मैंने इतने नाम क्यों लिया, ये देखिए सबसे उत्तर में ये जो चिनाब नदी के किनारे है मांडा, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ से लेकर इस तरह से ये सभ्यता फैली और ये कहाँ तक गई, ये गई पूरा यहाँ पाकिस्तान सूतकांगेडोर तक, यहाँ तक। तो ये एक प्रकार का त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। ये जो सभ्यता है
ट्रायंगुलर शेप में एक आकृति बनाती है। तो कभी पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार में विकसित हुई, तो त्रिभुजाकार आकार में। ठीक है, तो ये द्वितीय चरण में जो पूरी तरह से नगर में परिवर्तित हो गए थे, ये वो लोकेशन, ये गंवेरी वाला आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा हड़प्पा समय कालीन पुरा स्थल है। हड़प्पा के समय का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है गंवेरी वाला। उसके बाद आपका ये मोहनजोदड़ो माना जाता है। ये देखिए राखीगढ़ी, भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, तो ये कुछ, और उसके बाद दूसरे नंबर पे धौलावीरा आता है। यहीं पर देखिए लोथल, ये सब बड़े बड़े नगर हैं हड़प्पा के, जिनको हम अभी एक एक क्रम से देखने वाले हैं। तो एक ध्यान दीजिए कि हड़प्पा जो सभ्यता ये त्रिभुजाकार आकार में विकसित हुई, त्रिभुजाकार आकार में ये विकसित हुई। एक क्वेश्चन ये बनता है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा जाए तो सबसे पहले तो आप देखिए ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान में विकसित हुई। और इधर आप जाएंगे तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में दो स्थल, एक मुंडीगाक और सुरतगुई, दो स्थल मिलते हैं अफगानिस्तान में। उसके बाद भारत में आ जाइए तो भारत में आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन सब जगहों पर हड़प्पा का विस्तार देखने को मिलता है। ये प्रमुख स्थल हैं, इनकी आगे भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में ये जम्मू कश्मीर में मांडा तक फैला था। याद कर लीजिए, उत्तर में ये मांडा तक फैला था, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में दैमाबाद, महाराष्ट्र में दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूरब में आएंगे तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश पड़ता है, यहाँ पर है ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये है, ये हिंडन नदी के किनारे। ये पूर्वी जो हिस्सा था आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिमी जो स्थल है ये है पाकिस्तान में सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर द्रास नदी के किनारे। तो ये इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। सबसे उत्तर इसका जो फैलाव था वह था मांडा, और सबसे दक्षिण इसका फैलाव था महाराष्ट्र में दैमाबाद। इस तरह से ये क्या करता है, आलमगीर यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेते हुए ये क्या करता है, एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप माना जाता है, तो इसको हम त्रिभुजाकार आकृति बोलते हैं। तो याद कर लीजिए कि उत्तर में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है जो ये पूरब में पड़ता है, उत्तर में कश्मीर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, और ये पश्चिम में आएंगे तो पाकिस्तान में सुतकांगेडोर तक ये फैला हुआ था। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये एक नगरीय सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नगर और शहर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े नगर और शहर देखने को मिलते हैं। जो भी नगरे हड़प्पा सभ्यता के हैं वह पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में बटे हुए हैं। हर नगरों में, हर शहरों में इस तरह से दो टीले हैं, एक पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, और इनकी चारों ओर क्या है, बाउंड्री की हुई है दुर्गीकृत। इस तरह से ये घेरे गए हैं, ये इस तरह से घेरे गए हैं। कुछ कुछ है कहीं कहीं एक ही बाउंड्री से दोनों, ये पूर्वी यानी कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों घेरा गया है। अब देखिए ये क्यों दो टीले बनाए गए, क्यों दो नगर बने हर जगह, हर स्थान पे। देखिए ये जो ये वाला है ये पश्चिम में ये टीला जो है बहुत छोटे आकार में है, छोटे आकार में है। और यहाँ पर ये ऊंचाई चबूतरे पर बना है, तो ऐसा माना जाता है, हो सकता है ये उच्च वर्ग के लोगों के लिए बना रहा हो। जबकि ये जो पूरब में बना है बहुत बड़े क्षेत्र में इसका आकार है, और ये निचले, ये किसी चबूतरे पर नहीं बना है बल्कि नीचे जमीन से सट के बना हुआ है। तो यहाँ पर आम वर्ग या साधारण वर्ग के लिए ये बना हुआ माना है। यहाँ पर पक्की सड़कें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कें देखने को मिलती हैं। सड़कें ऐसी जो एक दूसरे को यहाँ पर ऐसे लंबवत
समकोण पर काटती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर जो घर बनते थे, मुख्य दरवाजा पीछे गली की ओर होता था, नालियां होती थी, मुख्य दरवाजा गली की ओर होता था। घरों में स्नान गृह जो आज के समय में हो रहा है, बाथरूम वगैरह, ये उस समय आज से 5000 साल पहले स्नान गृह हड़प्पा सभ्यता के घरों में देखने को मिलती थी। ये मुख्य विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की। ये उस समय ये मातृ सत्तात्मक समाज था। मातृ सत्तात्मक यानी कि माता की पूजा होती थी, माता की पूजा प्रमुख रूप से होती थी। नगर विन्यास क्या था कि चाहे हड़प्पा जाओ, चाहे मोहनजोदड़ो जाओ, चाहे लोथल जाओ, सब इस तरह से दो भागों में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी दुर्ग, एक था पूर्वी दुर्ग। पश्चिमी दुर्ग जो होता था, ये इसे नगर दुर्ग की संज्ञा दी गई है, नगर दुर्ग की संज्ञा। अब पूर्वी दुर्ग को निचला दुर्ग की संज्ञा दी गई है, निचला नगर की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर पश्चिमी दुर्ग वाला जो होता था, ये विशिष्ट वर्ग के लिए होता था। ये छोटा होता था, चबूतरे पर यानी ऊंचाई पर बना होता था, लेकिन कम एरिया में बना होता था पश्चिम में। इनके चारों ओर क्या होती थी, बाउंड्री की हुई होती थी। अंदर से कच्ची ईंटें, बाहर से पक्की ईंटों की बाउंड्री की हुई होती थी। ऐसे इधर भी होता था दोनों तरफ। तो ये जो बड़ा वाला क्षेत्र, पूरब वाला जो दुर्ग बना होता था, इस साधारण वर्ग के लिए होता, नीचे बना होता था लेकिन बड़ा क्षेत्र होता था। तो इस तरह से ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अब हम प्रमुख स्थलों की चर्चा करेंगे, तो उन प्रमुख स्थलों में लेंगे सबसे पहले हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। अगर इसको मैप में देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए, ये है रावी नदी। रावी नदी इस तरह से जा रही है और यहीं पर है इसके बाएं तट पर हड़प्पा। रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा। ये देखिए, ये इंडिया का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है। इंडिया के बॉर्डर के उधर ये पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो रावी नदी के तट पर ये पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वो जहाँ पर है। और ये मांट गोमरी जिला पड़ता है। पहले मांट गोमरी जिला कहते थे, लेकिन अब इसको साहिवाल जिला के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जहाँ हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर, ये रावी नदी के बाएं तट पर है। यहाँ से इसकी प्रमुख विषय देखिए, इसको तो हमने देख लिया कि इसकी खोज 1921 में की गई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ये बात याद रखिए, पहले यही खोजा गया था, इसलिए इसका नाम भी हड़प्पा सभ्यता है। विशेषताओं में क्या है, यहाँ पर कोठागार मिले हैं, यानी अन्नागार मिले हैं। अन्न को यानी कि अनाज को रखने के बड़े बड़े गोदाम मिले हुए हैं, यानी कि यहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर ऐसी बस्ती मिली है जो मेहनत कश बस्ती है, श्रमिक बस्ती के साक्ष्य मिले हड़प्पा से। और हड़प्पा में बहुत सी ऐसी मुहरें मिली हैं जिसपे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। देख रहे हैं, ये चित्राकार लिपि है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गए। तो कोई ना कोई चित्र बना होता था। ये एक श्रृंगी वाला जो चित्र है ये जानवर का, ये बहुत फेमस है हड़प्पा सभ्यता में। कहीं कहीं इस तरह से 2 श्रृंगी वाला, या कहीं कहीं इस तरह से देखने को मिला है। तो सबसे ज्यादा जो लिखी हुई मोहरें मिली हैं वह हड़प्पा में मिली हैं। और वैसे तो सबसे ज्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं, लेकिन लिखी हुई देखा जाए तो वो हड़प्पा से मिली हुई हैं। यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। तांबे की इक्का गाड़ी एक खिलौने के रूप में मिले हैं। ठीक है, श्रमिक आवास के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। ठीक, तो ये हड़प्पा की कुछ प्रमुख बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। मोहनजोदड़ो, इसको भी हम थोड़ा मैप में अगर देखें मोहनजोदड़ो को, तो मैप में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सिंधु नदी जा रही है, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में। ये सिंधु नदी इधर से जा रही, जब आप इधर मुंह करके खड़े होंगे तो ये वाला दायां हिस्सा होगा और ये वाला बायां हिस्सा होगा। जिधर नदी जा रही उधर ही मुंह करना है। तो दायां ये वाला, तो मोहनजोदड़ो जो होता है, ये मोहनजोदड़ो जो दिख रहा है ये सिंधु नदी के दाईं ओर पड़ता है, तो ये भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही मोहनजोदड़ो पड़ता है। लरकाना जिला, सिंध प्रांत का लरकाना जिला है, तो उसी के दाएं तट पर ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो
को मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला के नाम से जाना जाता है। ये इसके नाम है, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, या मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है या स्तूप टीला भी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ उपनाम है जो आपको ध्यान रखने, एग्जाम में पूछता है। तो सिंधु का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। प्रेतों या मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो। स्तूप टीला किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये पूरी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। पहला है गंवेरी वाला जो सबसे बड़ा क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का। दूसरे नंबर पर है मोहनजोदड़ो सबसे बड़े में। स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार हैं जिन्होंने पूरी हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। इसको किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि ये भैया ये पूरी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी ये जुड़वा राजधानी हुआ करती रही होगी, तो उसको ये जुड़वा राजधानी से डिनोट किए। इसकी प्रमुख विशेषताओं में देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर होता था मोहनजोदड़ो। सबसे ज्यादा यहाँ से कहते हैं कि 35 से 40 हजार लोग ऐसा माना जाता है यहाँ पर निवास करते थे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल में इसका दूसरा स्थान था, पहला गंवेरी वाला बताया ही। महान स्नानागार, ये देख रहे हैं, ये बड़ा सा स्नानागार, नहाने का स्थान मिला हुआ है। इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला है मोहनजोदड़ो से। अब ये क्यों बना, किस लिए बना, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि शायद ये सार्वजनिक स्नान स्थल रहा होगा, लेकिन फिर कई हड़प्पा कालीन स्थलों के घरों में एक विशेष खुद ही उनके घरों में स्नानागार मिले हैं। तो फिर बाद में इस मत को अस्वीकार कर दिया गया कि सार्वजनिक स्थल। ये फिर माना कि शायद ये किसी जैसे कार्यक्रम के लिए बनाया गया रहा होगा कि जब कोई कार्यक्रम होगा, कोई अनुष्ठान किया जाएगा, पूजा उजा किया जाएगा, उस समय के लिए बनाया गया होगा, ऐसी मान्यताएं हैं। तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, आप इस बात को ध्यान दीजिए। और मोहनजोदड़ो से क्या अन्नागार मिला है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये देख रहे हैं कितनी बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है। यहाँ पर एक महिला को बनाया गया है, एक हाथ वो अपने कमर पे रखी है, दूसरा अपने पैर पे रखी है। ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति खूब पेपर में पूछता है, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कपास के साक्ष्य मिले, कैसे कपास के साक्ष्य मिले? एक चाकू मिला है, इस चाकू पर क्या है? एक काटन का कपड़ा लपेटा हुआ मिला है। ठीक, तो इससे पता चलता है शायद यहाँ पर कपास के बारे में ये लोग जानते रहे होंगे। तो मोहनजोदड़ो से कपास का राजपथ 10 मीटर चौड़ा एक सड़क मिला है यहाँ पर मोहनजोदड़ो, जिसे राजपथ की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर ये ऐसा स्थल है मोहनजोदड़ो जहाँ पर सड़क को पक्की करने का, ईंटे कुछ लेप वो बिछा के सड़क को पक्की करने का प्रयास किया गया, सड़कें पक्की बनाने की कोशिश की गई। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कें पक्की हुआ करती थी। तो ये इस तरह के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लोथल, ये भी एक महानगर है। इसका हम लोकेशन देखते हैं मैप पे अगर, तो यहाँ पर देखिए आपको ये गुजरात वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ ये जो दिख रहा है ये है यहाँ पर लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे लोथल पड़ता है। तो ये लोथल याद रखिएगा, ये लोथल का लोकेशन है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। अब इसके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, पहली बात तो गुजरात में अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एस.आर. राव इसके जो खोजकर्ता हैं लोथल के, एस.आर. राव हैं। इससे लोथल इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, छोटा हड़प्पा या छोटा मोहन, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जैसी ही संरचनाएं पूरी तरह हूबहू लोथल में छोटे पैमाने पर देखने को मिली हैं। इससे मुर्दों का नगर भी कहा जाता है, बहुत से यहाँ कब्रें मिली हुई हैं।
गेहूं पीसने वाली चक्की का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला हुआ है। बंदरगाह, ये देखिए ये जो जलाशय आपको दिख रहा है विशाल, ये माना जाता है कि शायद ये समुद्र के किनारे लोथल चूंकि गुजरात में स्थित था तो वहां पे इस तरह का बड़ा सा जलाशय बनाया गया था विशाल बंदरगाह, यहाँ पर सामान उतारने और लादने का काम किया जाता रहा होगा। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। और एक मुख्य बात, ऐसी मुहर मिली है जो दो मुंह वाली इसमें आकृति बनी हुई, यानी कि ये दो मुंह राक्षस वाली आकृति बनी है। इस तरह की मुहर यहाँ से मिली हुई है। तो ये लोथल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। अगला है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधु नदी के पास। इसके लोकेशन को अगर मैप में देखा जाए तो चन्हूदड़ो आपको दिखेगा यहाँ पर, ये है सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी जाती है इसी से कुछ दूरी पर यहाँ पर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये चन्हूदड़ो देखने को मिलता है। तो चन्हूदड़ो भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसके खोज करता है एनजी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। एक्चुअली दो नाम क्यों लिखा गया है? 1931 में एनजी मजूमदार ने यहाँ पर खुदाई किया था, इनकी देखरेख में खुदाई हुआ था। उसके बाद 1935 में अर्नेस्ट मैके ने फिर से यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। तो इसलिए इन दोनों को सामूहिक रूप से इनके खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो 90% जो फर्स्ट है एनजी मजूमदार, इन्हीं का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये चन्हूदड़ो एक ऐसा है कि यहाँ पे जो ये पश्चिमी टीला और ये जो बड़ा वाला पूर्वी टीला बना है, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है। बाकी हर जगहों पर क्या है कि इनके चारों ओर ऐसे बाउंड्री बनी हुई है, चाहे एक बाउंड्री बनी हो या दोनों पर अलग अलग बाउंड्री बनी हो, लेकिन ये चन्हूदड़ो एक ऐसा स्थल है बिना दुर्गीकृत टीले हैं, कोई दुर्ग का निर्माण ही नहीं। मनके बनाने का कारखाना यहाँ से भी मिला है। सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक वगैरह के साथ चन्हूदड़ो से मिले हैं, लिपस्टिक। और चन्हूदड़ो से वक्राकार ईंटें, कैसी ईंटें? वक्राकार, इस तरह की ईंटें वक्राकार देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सौंदर्य प्रसाधन, बिना दुर्गीकृत टीला और वक्राकार ईंटें, ये 3 पॉइंट चन्हूदड़ो में इंपॉर्टेंट है जो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा। कालीबंगा जो होता है राजस्थान में है। ये स्थल राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान मैप में अगर देखा जाए इसको, तो मैप में आपको कालीबंगा यहाँ देखिए ये वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, ये ठीक है। तो ये कालीबंगा यहाँ राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष हैं। यहाँ से जो प्रमुख चीजें मिली हैं, एक तो यहाँ से एक ऐसी खोपड़ी मिली है जिसमें छेद हुआ है, ठीक। अब ये खोपड़ी में छेद है, इससे क्या पता चलता है? इससे ये अंदाजा लगाया गया शायद शल्य चिकित्सा का साक्ष्य हो, यानी कोई ऑपरेशन किया गया हो, इस तरह के शल्य चिकित्सा का पहला साक्ष्य यहाँ से कालीबंगा से मिलता है। एक जुता हुआ खेत मिला हुआ है, ऐसा स्थान मिला जिसमें मिट्टी जुती हुई रूप में महसूस मतलब पता चला। अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ये एक ऐसा स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का देखिए, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। तो ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। अलंकृत ईंट, मतलब ऐसी ईंट जो बहुत सजी धजी हो, मतलब बहुत उसमें आकृतियां बनाई गई हो, सजाया धजाया गया, इस तरह के अलंकृत ईंट का प्रयोग हुआ है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि कहा जाता है कालीबंगा जो नष्ट हुई थी वह भूकंप के द्वारा नष्ट हुई थी। यहाँ पर जो मकान वगैरह जो सिस्टम था पूरा नगरों का, वो जो तहस नहस हुआ वो भूकंप के द्वारा, इसलिए भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हुए हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए नगर में, तो वह धौलावीरा। धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। मैप में अगर आप देखोगे तो मैप में मैं दिखा सकता हूं, यहाँ पर ये है धौलावीरा, ठीक है। तो गुजरात में ये जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर धौलावीरा पड़ता है गुजरात में। इसके खोजकर्ता जो हैं जगपत जोशी हैं, इसके
खोजकर्ता जगपत जोशी हैं। गुजरात का जो भचाऊ जिला है वहाँ पर धौलावीरा है। जगपत जोशी इसके खोजकर्ता हैं। देखिए ये ऐसा धौलावीरा नगर था हड़प्पा सभ्यता का कि हर जगह दो दो टीले होते थे, एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला। यहाँ पर 3 था, मध्यमा टीला, बीच में भी एक टीला था, ठीक है। और ये सब को क्या किए थे, इस तरह से इसे घेर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर बीच में की बड़ा सा मैदान देखने को मिलता है। इसको कहा गया कि यहाँ पे स्टेडियम का साच। तो धौलावीरा जो होता 3 भागों में बटा हुआ था, सब 2-2 भाग में बटे थे, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में बटा था, ठीक है। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, मध्यमा, और यहीं पर क्या होता है बीच में इनके एक स्टेडियम का साज। सबसे खास बात धौलावीरा की है, यहाँ की जल प्रबंधन जो क्षमता थी बड़ी उच्च क्वालिटी की थी। जल प्रबंधन यानी कि इतनी गजब की थी, बड़े बड़े जलाशय। सबसे बड़ा जलाशय यहाँ पे 73 मीटर लंबा जलाशय यहाँ पर पाया गया है धौलावीरा से। तो इस तरह से बहुत से जलाशय यहाँ पे बनाए गए थे। पानी की गजब की व्यवस्था थी धौलावीरा में। बनवाली जो था हरियाणा में है, हरियाणा का हिसार जिला। बार बार लोकेशन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मिलाने के लिए पूछ लेता है। तो बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिला। इसके जो खोजकर्ता हैं आर.एस. बिष्ट हैं। आर.एस. बिष्ट अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं बनवाली से, हरियाणा। और मिट्टी का हल, इस तरह से ये खिलौना मिला हुआ है पकी हुई मिट्टी का। तो इससे अंदाजा लगाया गया कि जब खिलौने इस तरह से मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसी तरह के हल का प्रयोग करते रहे होंगे हड़प्पावासी। यहाँ थोड़ा एक दिक्कत ही, यहाँ की जल प्रणाली बड़ी बेकार थी, बड़ी अव्यवस्थित जल प्रणाली बनवाली जो हरियाणा में पड़ता है देखने को मिलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे थी बनवाली की। और अगर अन्य प्रमुख स्थलों में देखा जाए तो देखिए स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद जो सबसे पहला उत्खनित स्थल था वह रोपड़ था, पंजाब का रोपड़। यहाँ पे मिला क्या, यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला कि भाई एक आदमी को दफनाया गया, उसके साथ कुत्ता दफनाया गया है। रोपड़ जो स्वतंत्रता के बाद पहला स्थल खोदा गया था हड़प्पा वाले क्षेत्र में, ये पंजाब में पड़ता है रोपड़। वहां पर मालिक के साथ कुत्ता दफनाया, ये आप जाइएगा मैप वाले पेज पर, वहां पे बकायदे इसको देखिएगा, सब देखने को मिलेगा स्थल पूरे। भारत में अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी स्थल है, ठीक है। और धौलावीरा दूसरे नंबर पर है भारत में पहला जो है राखीगढ़ी का स्थान आता है सबसे बड़ा, दूसरे में धौला। लेकिन पूरे हड़प्पा में जो पहला है गंवेरी वाला, पूरे हड़प्पा में ये जो वहां पड़ता है कहाँ, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में गंवेरी वाला। और दूसरे पे आता है क्या, मोहनजोदड़ो। तो ये दोनों पाकिस्तान पड़ते हैं, लेकिन भारत की दृष्टि से देखा जाए तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है और धौलावीरा दूसरे नंबर पे है। सबसे बड़ा जो होता है गंवेरी वाला स्थल। और भी कई चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये माना गया कि शायद किसी पुरोहित का, हड़प्पा सभ्यता में कोई पुरोहित रहता होगा जिसका ये स्ट्रक्चर आपको हड़प्पा से देखने को मिलता है। यहाँ पर कितनी बढ़िया देखिए एक साल पहना हुआ है, यहाँ पे दाढ़ी कितनी बढ़िया बनाई गई है। इस तरह के देखिए मिट्टी की यहाँ पर मातृ देवी दिखाई दे रही हैं, शायद इसको मातृ देवी माना गया है कि वो मातृ की पूजा करते थे। ये एक स्ट्रक्चर मिला है, एक आदमी है जिसके सिर पर सींग दिखाया गया है, अगल बगल बहुत से जानवर दिखाए। इसको आदि पशुनाथ, इसको पशुनाथ कहा गया है, आदिनाथ या पशुनाथ, ठीक, पशुओं के देवता या आदि शिव बोला गया है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हड़प्पा कालीन सभ्यता में देखे गए। इससे ज्यादा होमगार्ड में पूछने वाला है नहीं, जितना बताया गया उन स्ट्रक्चर को ही आप देखिए और मैप में जाके इनके लोकेशन को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन मैंने सब दे दिया है। इन लोकेशन पे आप जाके किसी भी स्थल के बारे में अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ये आपको गंवेरी वाला दिख रहा है, चन्नूदड़ो दिख रहा है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।